दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए। द सोशल चेंजेस इन द अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 550 एडी टू 1200 एडी। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1192 ईस्वी के तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार मोहम्मद गोरी से हुई थी, और उसके बाद हिंदुस्तान में खास करके उत्तरी भारत में सल्तनत की स्थापना की गई थी और वो लगभग 300 वर्ष तक चला था। और उसके बाद मुगलों ने 1526 एडी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि गुप्ता डायनेस्टी के अवसान के बाद हिंदुस्तान के सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए। मेरा लेसन प्लान है राइज ऑफ लैंड लॉर्डिज्म इन रूरल एरियाज, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवाद का उदय। दूसरा पॉइंट है वर्ण सिस्टम में बदलाव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था रहा है उसमें 4 प्रकार के वर्ण रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तीसरा पॉइंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूमरस कास्ट, बहुत सारे जातियों का उद्भव होना। चौथा, हमारा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। गुप्ता पीरियड के बाद हमारे देश में वाणिज्य और व्यवसाय में भारी कमी आई, पतन हो गया। पॉसिटी ऑफ क्वाइंस मतलब सिक्कों की कमी हो गई। रोमन साम्राज्य के साथ में या बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ में जो हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था उसमें हुनों के आक्रमण के कारण से उत्तर भारत में जबरदस्त ढंग से प्रभाव पड़ा। हालांकि दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाज में व्यापार वाणिज्य होते रहे, लेकिन उसका प्रभाव इंटीरियर क्षेत्रों में, देश के अंदरूनी भाग पर उसका प्रभाव न्यूनतम रहा। राइज ऑफ कास्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कास्ट को, जिसको कि लाला जी कहते हैं, और वो फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, प्रोफेशनल कास्ट हैं। बंगाल में भी और पूर्वी यूपी में भी कास्ट जाति के लोग पाए जाते हैं और ये प्रोफेशनल क्लास हैं, इनका उत्पत्ति होना। इसके बाद राइज ऑफ विलेज लीडर्स और हेडमैन, जिसको कि महत्तर कहते थे, महत्तराज या महत्तर, इनका ताकतवर होना। इसके साथ ही अछूतों की संख्या में वृद्धि होना, शूद्रों का ज्यादा ताकतवर होना, वैश्यों की स्थिति में कमजोरी होना, और फाइनली कंक्लूजन। दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी के अवसान के बाद हमारे देश में सामंतवाद का उदय हुआ, और उसके उदय का क्या कारण था? विभिन्न राजाओं ने ब्राह्मणों को व्यापक ढंग से लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया, और उसी तरह से मिलिट्री ऑफिसर्स को भी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट्स दिया गया। तो आखिर इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, जैसा कि प्रोफेसर आर.एस. शर्मा का कहना है कि गुप्ता पीरियड के अवसान के बाद में वर्ण व्यवस्था में जबरदस्त क्राइसिस उत्पन्न हो गया, जहां पर वैश्यों ने और शूद्रों ने अपना जो असाइन ड्यूटी था, जो उनका काम था, वो काम करना बंद कर दिया। उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। वह क्षत्रिय और ब्राह्मणों के समकक्ष अपने को स्थापित करने की कोशिश करने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में 1/6 भाग टैक्स वैश्यों के द्वारा और शूद्रों के द्वारा दिया जाता था, लेकिन उसके अलावा विभिन्न प्रकार के शेष मतलब उपकर भी राजा को दिए जाते थे, और इसके अतिरिक्त फोर्स्ड लेबर, जिसको कि भिस्ती कहा जाता था, वो भी शूद्रों से और वैश्यों से कराया जाता था। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर आर.एस. शर्मा का कहना है कि इस वैश्यों ने और शूद्रों ने जो उन्हें कार्य संपादन का जिम्मा दिया गया था, वो उससे डेविएट होने लगे, और इसीलिए धर्मशास्त्र में विभिन्न प्रकार के लॉ गिवर ने इसे कलयुग माना है। और इसी डेविएशन को रोकने के लिए लैंड ग्रांट्स राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाने लगा, ताकि इन ब्राह्मणों के द्वारा जो असंतुष्ट जो लोग हैं उनसे मौके पर ही निपटा जा सके। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज को भी
ब्राह्मणिकल सिस्टम में लाया गया और इसके लिए ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए गए। एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पहले के समय में भी मतलब प्राचीन भारत में भी लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को दिए जाते थे, लेकिन अब एक नई स्थिति यह थी कि उन्हें टैक्स लगाने का भी अधिकार दे गया था और जिन गांव को उन्हें ग्रांट्स दिया गया था उन गांव का एडमिनिस्ट्रेशन करने का, कानून व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा भी ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिया गया था। जो भी विलेज ब्राह्मणों को दिए जाते थे वो हमेशा के लिए दिए जाते थे और अच्छे अच्छे लैंड दिए जाते थे। और इसका प्रभाव क्या हुआ, इससे राजा की सत्ता कमजोर हो गई। राजा और प्रजा मतलब किसानों के बीच में लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार या सामंत आ गया। अब राजा का सीधा वास्ता किसानों से नहीं रह गया, आम जनता से नहीं रह गया, बीच में सामंत मौजूद था और यह राजा की ताकत को कमजोर किया। इसी तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब वाणिज्य और व्यवसाय की पतन होने के कारण से उत्तर भारत में सिक्कों की कमी हो गई और जिसके कारण से अधिकांश जनता जमीन पर निर्भर करने लगे। गवर्नमेंट सर्वेंट को, मिलिट्री ऑफिसर्स को अब सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड में सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को नगद सैलरी दिया जाता था, उन्हें वेतन भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वेतन के बदले में लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामंतवाद का उदय ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ और जो कि बहुत ही नुकसानदेह हुआ। दोस्तों, दूसरा बदलाव हुआ वर्ण व्यवस्था में और यह बदलाव क्या क्या था। वाणिज्य और व्यवसाय के पतन होने के बाद आर्टिजन माने कारीगरों को, मर्चेंट मतलब व्यापारियों को गांव के साथ जोड़ दिया गया। उन्हें मूवमेंट करने का अधिकार नहीं था और जिस गांव में वो रहते थे वहां से वो दूसरे गांव में अन्य जगह मूवमेंट नहीं कर सकते थे। इस पीरियड में वैश्यों की स्थिति कमजोर हो गई और शूद्रों की स्थिति मजबूत हो गई। उन्हें कृषक का दर्जा प्राप्त हो गया और अब वैश्य और शूद्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। और इसी कारण से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में वैश्य नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ दो ही वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण और शूद्र। उसी तरह से बंगाल में यह स्थिति उत्पन्न हुई। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी माने अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था लोअर कास्ट में या लोअर वर्ण में तो अभी भी मौजूद था, लेकिन जो अपर वर्णाज थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनकी महिलाएं विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी और ना ही वह नियोग कर सकती थी माने लेबरेट। लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन शूद्रों पर नहीं था। दोस्तों, 550 एडी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे जातियों का वजूद सामने आया और उसका कारण यह था कि बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज थे उन्हें अब ब्राह्मणिकल व्यवस्था में लाया गया। उन एरियाज में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए गए और उन्हें ब्राह्मणिकल ऑर्डर में दीक्षित किया गया। दूसरा कारण था कि 415 एडी के बाद हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में हुन्स आए जो हिंदुस्तान में रच बस गए। उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं था और कोई धर्म नहीं था, वो हिंदुस्तान के समाज का हिस्सा बन गए और इससे भी बहुत सारी जातियों का निर्माण हुआ। एक अन्य कारण यह भी था लोकलिज्म। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रेड और कॉमर्स अर्थात व्यापार और वाणिज्य के पतन होने के कारण से और कारीगर या व्यापारी या कृषक को मूवमेंट पर पाबंदी होने से कि जहां जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव से बाहर वो नहीं जा सकते हैं बिना विदाउट द परमिशन ऑफ द बेनिफैक्टर्स लाइक प्रिस्ट और प्रिंसेस। तो ऐसी स्थिति में लोकलिज्म मतलब क्षेत्रतावाद का उदय हुआ और जिसके कारण से बहुत सारे जातियों का निर्माण हुआ। एक ही प्रोफेशन में रहने वाले लोग अगर अलग अलग क्षेत्र में हैं तो उसका सबकास्ट उत्पन्न हो गया। शूद्रों में भी बहुत सारे सबकास्ट उत्पन्न हुए। उसी तरह से 12 प्रकार के अनटचेबल्स मतलब अछूत पैदा हुए। उसी तरह से ब्राह्मणों में हम देखते हैं कि 10 प्रकार के ब्राह्मण
सामने आए। उत्तर भारत में 5 और दक्षिण भारत में 5। उत्तर भारत में जैसे गौर ब्राह्मण, बंगाल में मैथिल ब्राह्मण, बिहार में कानकुब्ज ब्राह्मण, यूपी में सारस्वत ब्राह्मण, पंजाब में और उत्कल ब्राह्मण उड़ीसा में, और उसी तरह से दक्षिण भारत में तेलंग ब्राह्मण आंध्र प्रदेश में, तमिल ब्राह्मण तमिलनाडु में, मराठी ब्राह्मण महाराष्ट्र में, कर्नाटक ब्राह्मण कर्नाटक में और नंबूदरी ब्राह्मण मालाबार में। राजपूतों में भी 36 सबकास्ट पैदा हो गए। बहुत सारे गिल्ड, जो श्रेणी जिसको कहते हैं, अब वो ज्यादा ताकतवर नहीं रहे, वह एक ही जगह स्थिर हो गए, स्टैग्नेंट हो गए, और धीरे धीरे ये जो श्रेणियां थी या गिल्ड से वो जाति में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों 550 एडी के बाद हमारे देश में समुद्र लांघना या समुद्र को क्रॉस करना पूरी तरह से मना ही कर दिया गया था। लोग दूर दराज के इलाके में भ्रमण नहीं कर सकते थे, और जो ऐसा करते थे उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मोबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, गतिशीलता समाप्त हो गई थी। केवल जो सैनिक एक जगह से दूसरे जगह सैनिक अभियान में या युद्ध में जाते थे, या जो व्यक्ति धर्म यात्रा या पिलग्रिम करने के लिए जाते थे, उनके लिए छूट होती थी। या ब्राह्मणों को अगर लैंड ग्रांट्स के तहत में कोई विलेज या बहुत विलेजों का समूह दिया जाता था तो वो वहां जाते थे। अन्यथा लोगों का जो मोबिलिटी था एक जगह से दूसरे जगह जाने का, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और इससे क्षेत्रीयतावाद का उदय हुआ। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इसी क्षेत्रीयतावाद के कारण से बहुत सारे रीजनल यूनिट पैदा हुए। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या बंगाल या बिहार या उड़ीसा, ये सभी जो रीजनल क्षेत्र जो आज हम देख रहे हैं वह पूर्व मध्यकाल में उत्पन्न हो गया, और इसी के कारण से बहुत सारे स्क्रिप्ट भी हमारे देश में पैदा हुए। दोस्तों पूर्व मध्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, और वह था कायस्थों का उदय होना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लैंड ग्रांट्स राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को और मिलिट्री ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए, और जिसके कारण से उसको लेखा जोखा रखने के लिए, विलेज रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखने के लिए एक प्रोफेशनल क्लास की उत्पन्न हुई, जिसे कायस्थ कहा जाता था। कायस्थों की उत्पत्ति होने से ब्राह्मणों की जो सत्ता को चुनौती मिला, लेकिन कायस्थों का धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों जैसे चंडेला, जैसे कलचुरी, जैसे कर्नाटक और उड़ीसा के राजाओं ने उन्हें अपने नौकरी में रखा, और कायस्थों के उदय होने से ब्राह्मणों की जो सत्ता थी उसमें कमजोरी आई। और इसी कारण से हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल ग्रंथ में कायस्थों पर जबरदस्त आलोचना, और हम कलहन के राज तरंगिणी में भी इस प्रकार की आलोचना कायस्थों के बारे में पाते हैं। दोस्तों इस पीरियड में विलेज हेडमैन मान मुखिया या एल्डर्स का उदय हुआ, जिसको कि महतार्स या महतराज कहते थे, और आज का जो टाइटल है मेहता, रोत्रा, ये इसी सब से आए हैं। उसी तरह से पश्चिमी भारत में पट्टाकिलाज, जिसे कि आज का टाइटल पटेल या पाटिल उत्पन्न हुआ है, और मैसूर में गाउंडास, जिसे कि आज का टाइटल गौडास उत्पन्न हुआ है। ये सभी विलेज हेडमैन या एल्डर्स विलेज कम्युनिटी का शासन प्रशासन करते थे, और जो भी पेस्टोरल लैंड होता था, चारागाह, उसे भी वो अपने कब्जा में रखते थे, और उसके बदले में सरकार को कुछ रेंट भी दिया करते थे। तो इस तरह से विलेज कम्युनिटी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। इस पीरियड में अछूतों का जबरदस्त ढंग से वृद्धि हुआ। 12 प्रकार के अछूतों का वर्णन हमें मिलता है। इसके उत्पत्ति का एक मुख्य कारण था कि जिन लोगों ने ब्राह्मणाइजेशन का विरोध किया, उन्हें दबाया गया, उन्हें कुचला गया, और उन्हें गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, उनका जमीन छीन लिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में हमारे देश में क्षेत्रीयतावाद का उदय हुआ, वाणिज्य और व्यवसाय का पतन हो गया, एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ,
जबरदस्त ढंग से ब्राह्मणों को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए, जिसके कारण से रूरल एरियाज में सामंतवाद का उदय हुआ। बहुत सारे सामंतों ने लीज पर जमीन को दे दिया और कभी कभी तो इसकी संख्या 10 से 15 होती थी और इस तरह से उप सामंत की उत्पत्ति हुई। बर्न डिवाइडेड सोसाइटी में भी मॉडिफिकेशन और संशोधन हुए और जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत में केवल ब्राह्मण ऊपर में और शूद्र नीचे में, दो ही वर्ण रह गए, क्षत्रिय और वैश्य समाप्त हो गया। उसी तरह से बंगाल में ही ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ, कायस्थों का उदय हुआ, अनटचेबल्स की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और अंत में बहुत सारे जातियों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप से जरूर अंकित करें। हमारे चैनल AJIS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।